चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में तो ये वाली एक्सरसाइज कर रहे थे। कोई क्वेश्चन पूछना है क्या आप लोगों को या आगे बढ़े? तो कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर, अगर नहीं है तो, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, अच्छा अगर डाउट नहीं है तो मुझे 11th का आंसर बताइए। अगर मैं पूछूं आप लोगों से, क्या 11th बता सकते हैं आंसर, या 10th भी देख सकते हैं? चलो 11th ही देख लो खाली, फिर आगे थ्योरी कंप्लीट करेंगे। बताइए तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। इसका मुझे आंसर बताइए आप लोग कि वर्ड पी से स्टार्ट होता है और एस से एंड होता है। कितने टोटल वर्ड है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 12 है टोटल। तो बीच में 10 प्लेस होंगे। एक और बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना, ठीक है। टोटल 10 प्लेसेस आपको फिल करने हैं, है ना। सो बताइए हाउ मेनी वे यू कैन फॉर्म, क्या बोला इसने, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी अरेंज्ड। इस लेटर को कैसे अरेंज कर सकते हो आप ताकि वर्ड पी से स्टार्ट हो और एस से एंड हो? बताइए कितने परमुटेशन पॉसिबल है? कोई भी ट्राई कीजिए। सर 10 फैक्टोरियल। क्या सारे डिस्टिंक्ट हैं? क्या इसमें जो 10 है, E R M U T A T I O N, है ना, ये फिक्स है। P और S फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो देखो रिपीट हो रहा है कोई, जैसे T 2 बार है तो इसको अरेंज करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आप T और T को इंटरचेंज कर दो तो कोई नया ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, नया वर्ड तो बनेगा ही नहीं, वो सेम ही रहेगा। लेकिन काउंट कर रहे हो आप तो उसको हटाने पड़ेंगे। हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। और कोई रिपीट कर रहा है? नहीं ना। तो ये आंसर हो गया पहले पार्ट का कि मुझे 10 पोजीशंस को अरेंज करना है। अगर वो डिफरेंट होते तो 10 फैक्टोरियल आंसर होता, लेकिन उसमें कुछ रिपीटेड है तो जो रिपीटेड है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करो। सेकेंड पार्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट समझिए क्या कह रहा है। वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। आपको सारे वोवेल ऐसे फिल करने हैं कि सारे वोवेल एक साथ ही हो। तो पहले काउंट करो वोवेल्स कितने हैं। तो ये वर्ड हमारे पास था PER है ना, इस तरीके से है। तो वोवेल्स कौन कौन है इसमें? E U A I O। अच्छा A I O सारा हो गया। सो A E I O U ये साथ ही आने चाहिए। तो जब भी कभी आपको बोले साथ ही आने चाहिए तो उसको एक ही अज्यूम कर लो। तो ये मेरे पास एक ही लेटर है अभी, जस्ट दिस इज वन लेटर। अब बचे जो लिखो उसको लिख दो। तो P है, R है, M है, T है, फिर T है, फिर N है, फिर S है। सो मैंने सारे वोवेल्स एक साथ कर लिए। ये कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब जो वोवेल्स नहीं हैं। तो हमें ऐसे इसको अरेंज करना है कि वोवेल्स हमेशा साथ में रहे। तो साथ में रहे कब रहेंगे? जब उसे रस्सी से बांध दो चाहो तो, ताकि तो भाग ना भाग सके। तो मतलब उसको एक ही बॉक्स में रख लो। तो एक साथ इसको हमने एक ही बॉक्स में रख दिया। तो मेरे पास अगर इसको मैं एक मान के चलूं तो कितने मेरे पास अब लेटर्स हैं टोटल? मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हैं अब? 8।
1 2 3 4 5 6 7 8. So this can be arranged in how many way? 8 factorial. रिपीट कितना कर रहा है? 2 factorial. बट अब आपने जिसको एक साथ रस्सी से बांध दिया, अगर आपने इसको एक साथ ही रख दिया है, लेकिन ये अपने आप में तो चेंज हो सकते हैं ना, इनसाइड दैट बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर वो पोजीशन तो चेंज कर ही सकते हैं अपना, ए की जगह आई, आई की जगह ए, तो नया नया वर्ड बनता जाएगा। तो बताइए ये 5 लेटर उस बॉक्स के अंदर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर है, इनटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इनटू करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो पहले एक अज्यूम करके 8 थे, 8 तरीके से अरेंज होंगे, बट इनसाइड दैट बॉक्स जिसको आपने टाई कर दिया मान लो एक साथ सारे वोवेल्स को, अब वो वोवेल्स अपने आप में परमुटेशन कर सकते हैं, इनसाइड दैट साथ ही रहेंगे लेकिन उनके अंदर ही परमुटेशन चलता रहेगा वोवेल्स के अंदर, तो वो 5 फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है। तो सेकेंड पार्ट का ये आंसर होगा। आइए थर्ड पार्ट में। सो जो थर्ड पार्ट है वो आपसे कह रहा है कि, ठीक है, सो जो थर्ड पार्ट है वो ये कह रहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, ठीक, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। So there are always 4 letters within P and S. चलो बॉक्स बना लो। तेरह हो गया, हमारे पास 12 ही थे ना टोटल। सो चलो टोटल 12 हमारे पास बॉक्स हैं। अब अगर P यहाँ पे है तो 1 2 3 4, S यहाँ पे होगा। एक ये पॉसिबिलिटी है, इसने कहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। तो पहले ये बताओ ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे PS के बीच में 4 लेटर रहेंगे, ऐसे कितने? इस तरह मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपको। दूसरा पॉसिबिलिटी ये था कि P यहां आ जाए तो S यहां चला जाएगा। तीसरा पॉसिबिलिटी P यहां आ जाए, S यहां आ जाएगा। चौथा P यहां आ जाए, S यहां आ जाएगा। छठा P यहां आ जाए, S यहां आ जाएगा। सातवां P यहां आ जाए, S यहां आ जाएगा। चेक कर लो एक बार क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6, और सातवां P यहां आ जाए तो ये आ जाए, सातवां ये होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, अब इस मतलब S। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट कितने तरीके से इसको पहले अरेंज कर सकता हूं, उस तरीके से जहां पे PS के बीच में हमेशा 4 लेटर रहे। ऐसा कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप? P यहां है तो S यहां है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि जब P यहां है तो S 1 2 3 4 S यहां होगा। तो इस तरीके से मैक्सिमम S वहां तक जा सकता है। 7 पॉसिबिलिटी ये है। और क्या हो सकता है? S पहले आ जाए P बाद में। इसने थोड़ी कहा है कि P पहले होगा S बाद में होगा। इसने कहा है कि PS के बीच में 4 होने चाहिए। तो पहले P हो सकता है, बाद में P हो सकता है, या पहले S हो सकता है, बाद में S हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे S रख दोगे तो यहाँ P आ जाएगा। अगले यहाँ S रख दोगे तो यहाँ P आ जाएगा। यहाँ S, तो इस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कितने डिफरेंट अरेंजमेंट मैं कर सकता हूँ जहाँ पे PS के बीच में 4 लेटर रहे हमेशा। कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है? 14। तो 14 तो ये सिचुएशन हो गई। अब उनमें से एक सिचुएशन लो, P 4 है ना, S। अभी एक सिचुएशन ये है, ऐसे ऐसे 14 हो सकते हैं। तो 14 मल्टीप्लाई किया पहले मैंने। अब इसमें बताओ, अभी P फिक्स कर दिया, S फिक्स कर दिया। सो अब मेरे पास कितने खाली स्पेस बचे हुए हैं? कितने एम्प्टी स्पेस है? 10 10। सो ये 10 लेटर्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं?
खाली तो 8 बचे ना। कहाँ 8 बचे? ये कितने खाली स्पेस है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पी एस फिक्स कर दिया मैंने, पी यहाँ फिक्स है, एस यहाँ फिक्स है, 10 है ना टोटल, 12 लीटर के वॉट्स है ना टोटल। तो 10 खाली स्पेस को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम? हाँ, क्योंकि 2 रिपीटेड है। सो यही आंसर इस क्वेश्चन का। देखो इसमें क्या हुआ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कब है? जब p फिक्स है, s फिक्स है, तब इसके टोटल आंसर होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन उसने कहा ps के बीच में 4 होने चाहिए, तो एक पॉसिबिलिटी ये है। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूं। अगली पॉसिबिलिटी मेरी हो सकती है कि p मैं यहां रखूं 1 2 3 4 और s मैं यहां रखूं, है ना, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से मान लो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके टोटल 14 अरेंजमेंट बन सकते थे इस तरीके के। एक अरेंजमेंट में 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। तो इनटू 14 क्यों किया? क्योंकि ऐसे 14 तरीके से पॉसिबल हो सकती है। और एक पॉसिबिलिटी में 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं। तो इनटू 14 इसलिए किया हमने। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे। ओके, अभी कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें से। अगर कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रह गया हो 7.3 में, तो आप पूछ सकते हैं। और अगर ट्राई आपने किया है ठीक है, नहीं किया तो आगे बढ़ते हैं ना। अब ट्राई करो, हो गया सारे तो अच्छी बात है। चलिए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशंस। सो कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, है ना। सो कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था परम्यूटेशन, अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। तो है ना, देखा था परम्यूटेशन। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन? परम्यूटेशन का डेफिनेशन क्या था? क्या था बताइए कोई। Sir, it is an arrangement of object in which order of object is important. यस राइट। तो ये था सिंपली कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड, है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स, सिंपल। या इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट और ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर्स। अब आते हैं कॉम्बिनेशन में, है ना। जैसे एग्जांपल कि ए बी बी ए, ये 2 टाइम्स काउंट होगा अलग अलग, दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, है ना। इस तरह समझ लो कि जैसे 2 पोजीशन फिल करना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, अगर इस तरह केस है तो ए प्रेसिडेंट है, बी वाइस प्रेसिडेंट है। बी ए मतलब होगा कि बी प्रेसिडेंट है, ए वाइस प्रेसिडेंट है। दोनों अलग अलग सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पोजीशन इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सर, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो इट इज एक्चुअली क्या है, इट इज द नंबर ऑफ, सो या मैं ऐसा लिखूं तो ये होता है इट इज सिलेक्शन। एक्चुअली ये सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर, या ऑर्डर इज नॉट इंपोर्टेंट, ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना। या ऐसा बोल सकते हो दैट इज इट इज अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है, अरेंजमेंट कह लो चाहो तो, या अनऑर्डर्ड सिलेक्शन कह लो, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यू आर सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट बट ऑर्डर इज नॉट इंपोर्टेंट। मान लो जब एग्जांपल दिया था मैंने कि एक हमारे पास मान लो 3 लोग हैं ए बी सी, और मुझे टीम बनानी है एक। तो टीम में क्या है कि ए और बी आए टीम में, या बी और ए आए, दे आर द सेम थिंग, है ना। आई वांट टू मेक अ टीम ऑफ 2 प्लेयर, एक टीम बना तो 2 प्लेयर हो, तो उस प्लेयर में ए बी हो या बी हो, दैट सेम थिंग। तो यहाँ पोजीशन इंपोर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन में आएंगे। यहाँ जो बोला था कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट चुनना है, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट है कि फर्स्ट पोजीशन ये प्रेसिडेंट का चेयर है, ये वाइस प्रेसिडेंट का चेयर है,
तो अगर आप बोल रहे हो ए बी पोजीशन पे है तो ए इज प्रेसिडेंट, बी इज वाइस प्रेसिडेंट, बी ए है तो बी इज प्रेसिडेंट, ए इज वाइस, दे आर डिफरेंट सिचुएशंस, सो दे विल ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट देयर, तो उस केस में परम्यूटेशन लगेगा, इस केस में कॉम्बिनेशन लगेगा जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने एग्जांपल में दिया था कि जैसे मान लो 1 2 3 है, 3 ऑब्जेक्ट आपके पास है और आप 2 डिजिट के नंबर्स बनाओ, तो आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये 1 2 2 1 3 1 1 3 2 3 3 2 ये है। सो ये टोटल जो आएंगे ये 3p2 आएंगे। सो परमुटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये 3p2 था जिसका आंसर होगा 3 इंटू 2 बराबर 6। ये बॉक्स से भी आप कर सकते हैं जैसे हम लोग करते थे कि 3 पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास 3 लोग है, ए बी सी आर 3 प्लेयर्स, आई वांट टू मेक अ टीम ऑफ 2 पर्सन, तो उस केस में क्या होगा, आई हैव टू मेक अ टीम ऑफ 2 पर्सन, तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ पे आप देखो 3 टीम्स कैन बी फॉर्म्ड, आइदर यू कैन मेक ए बी और यू कैन मेक बी सी और यू कैन, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ओनली, जबकि यहाँ 6 था, तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 3c2 और 3c2 बाद में देखेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव 3 ओनली। सो लाइक एनपीआर, द मीनिंग ऑफ एनपीआर था कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ क्या होगा एनसीआर में, द कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट होगा यहाँ भी, सो combination of n objects taken r at a time without replacement, बट यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है उसका, ये बस है मतलब। ओके जरा देखो, सो अगर मैं बात करूं एनसीआर नोटेशन की, सो एनसीआर का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, सी फॉर कॉम्बिनेशन है, पी फॉर परम्यूटेशन, सो यहाँ पे है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस of n distinct object taken r at a time without replacement, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये था एनसीआर। तो इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो होता क्या है, आपको याद है एनपीआर ही होगा। जस्ट आप क्या कर रहे थे, देखिए अब यहाँ ध्यान दो, आपको याद होगा बॉक्स वाला तरीका, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, आर पोजीशन, तो आपने एन में से आर ऑब्जेक्ट चुन लिए और उसको अरेंज किया, तो उसको अरेंज, आर ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, ये जो आर ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, क्या बोला था, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हाँ नहीं आपके पास आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको अरेंज करना है, उसके इधर करके कितने नंबर बना सकते हैं हम, सर n to the power r, नहीं विदाउट रिप्लेसमेंट, नहीं आर ऑब्जेक्ट ही है और आर के आर को अरेंज करना है, ओनली आर ऑब्जेक्ट वी हैव। और तुम्हारे पास आर ऑब्जेक्ट है, यू आर अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, r factorial, यस आर फैक्टोरियल, बताया ना, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन फैक्टोरियल, सो आर फैक्टोरियल। तो होता क्या है कि ये डिफरेंट अरेंजमेंट इसके आर फैक्टोरियल बनेंगे, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो ये जो आर फैक्टोरियल ये एक ही माना जाएगा, तो इसीलिए इसको हम आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो यही फॉर्मूला है एनसीआर की, अगर आप देखोगे तो एनपीआर था नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखना है मुझे, तो हमने आर ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो आर फैक्टोरियल बन सकता है, लेकिन उन सबको मुझे एक ही काउंट करना है। फॉर एग्जांपल ए बी एंड बी ए परम्यूटेशन में अलग अलग है लेकिन कॉम्बिनेशन में एक ही है, तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से समझ लो। तो 2 मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ आंसर 6 आ रहा है और यहाँ पे ये 3 आ रहा है, तो इन दोनों को मैं रिलेट करूं, कैसे रिलेटेड है दोनों, तो ये एक्चुअली 6/2 फैक्टोरियल करेंगे तो 3 आता है और ये वाला 3 ये है। अब ये 2 फैक्टोरियल सही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ 2 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे ना, तो ए बी और बी ए वहाँ काउंट हुआ है 2 टाइम्स परम्यूटेशन में,
कॉम्बिनेशन में ए बी और बी एक ही काउंट होगा, दोनों इक्वल माने जाएंगे, तो एक बार ही काउंट करेंगे उसको, दो अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। तो सेम यहाँ पे रूल है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये टोटल अरेंजमेंट जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहा, तो आर ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज करके आर फैक्टोरियल बना सकते हो, लेकिन वो आर फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट जो बन रहा है कॉम्बिनेशन वो एक ही माना जाएगा, तो इसलिए आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं हम। तो फाइनली इसका फॉर्मूला पता ही है आपको, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल था, और अपॉन में आर फैक्टोरियल है, ये साथ में है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये आपका NCR का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? NCR का। तो आप सिंपली यहां से देख पा रहे होंगे कि NCR और NPR में क्या रिलेशन है। है ना, सो दस यू कैन सिंपली नोट कि R फैक्टोरियल टाइम्स NCR, तो ये आपका हो जाता है NPR। तो ये कौन सा R फैक्टोरियल है, जरा समझो। NCR का मतलब है आपके पास n ऑब्जेक्ट था, आपने R ऑब्जेक्ट चूज कर लिए विदाउट ऑर्डर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू जस्ट सेलेक्टेड, है ना, एंड देन यू आर अरेंजिंग देम इन R फैक्टोरियल वेज। तो अरेंज कर दिया तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो जाके NPR बन गया वो। सो ये फॉर्मूला है इन दोनों के बीच रिलेशन। सो है ना, पूछता है कि क्या रिलेशन है NCR NPR में, तो ये रिलेशन है NCR और NPR में। तो ये तो फॉर्मूला डिराइव कर दिया, है ना। यहाँ भी जो R होगा वो मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n हो सकता है। चलो, तो आपसे मैं कुछ फॉर्मूला पूछता हूँ, देखो। सो इसको यूज करो, मुझे बताओ NC0 की वैल्यू क्या होगी, NC1 की वैल्यू क्या होगी, NCn-1 क्या होगी, NCn क्या होगी, और क्या NCR और NCn-R क्या दोनों सेम आएगा। अब चेक करो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बताने हैं आपको। NCR प्लस NCR-1 क्या ये n+1 CR होगा, आपको ये चेक करना है। ये कुछ फॉर्मूले हैं कॉम्बिनेशंस के, सो आप पहले ही चेक करो ये सब। NCR का फॉर्मूला यूज करके इन सब का आंसर बताओ, आराम से नोटबुक लिख के ट्राई करके देखो। सर पहले वाले का 1 होगा। पहले वाले का 1 होगा, ओके, हाँ 1 आएगा। उससे का सर n² माइनस n/2। हाँ, n इंटू n-1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सर n/-1 दिखाई क्या? हाँ, NCn-1, यस। देखा n n नहीं आएगा, यही आंसर आएगा, n इंटू n-1। अच्छा, यहाँ आपने गलत बताया एक्चुअली, ये आपने गलत बताया, इसका n आएगा और इसका भी n आएगा और इसका 1 आएगा, आप चेक करो। सॉरी, मैं NC2 का बता दी। हाँ, आपने NC2 बता दिया। हाँ तो 1 yes
तक n ही आया। ओके ओके। n की वजह n आ गया। ठीक है, सब लोग एग्री करते हैं? हाँ, NC2 आप फाइंड करेंगे जो आप बता रहे थे, तो ये आएगा n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। NC3 फाइंड करेंगे तो n इंटू n माइनस वन n माइनस टू बाई 3 फैक्टोरियल आएगा। हालांकि ये 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसीलिए 2 है यहाँ पे। सो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और ये भी आप वेरीफाई करके देखिए, इन दोनों को ओपन कीजिए, इसको उस फॉर्मूले से ओपन कीजिए और इसको भी उस फॉर्मूले से ओपन कीजिए, सेम ही आंसर आएगा। NCR और NCN माइनस आर सेम रहेगा। और इसको भी आप चेक करके देखिए, LHS RHS वेरीफाई कीजिए, ट्राई लिख के देखो, समझ आएगा। तो ये फॉर्मूला है जो आपको वेरीफाई करना है, अब पुट करके देखिए, सेम आंसर आएगा। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें देख लो, ये फॉर्मूला आप वेरीफाई करके देख लेना है ना। तो NC2 NCN माइनस टू सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर NCN माइनस टू भी आप निकालते तो यही आता, n इंटू n माइनस वन अपॉन टू ही आता। चलो इतना तो हमने देखा, देखते हैं इसमें क्या बुक में क्या क्या बता रखा है। आइए थोड़ा बुक देख लेते हैं क्या इन्होंने बताया। अभी तक हमने बताया बस आपको NCR की मीनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इसमें देखते हैं इन्होंने क्या बता रखा है। सो लेट अस नाउ अज्यूम दैट देयर इज अ ग्रुप ऑफ 3 लॉन टेनिस प्लेयर। 3 प्लेयर है यहाँ पे, नाम है XYZ। तो XYZ 3 प्लेयर्स हैं और टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर इज टू बी फॉर्म्ड। अब 3 प्लेयर है लेकिन 2 प्लेयर की टीम बनाई, तो कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपको काउंट करनी होती है कि कितने नंबर ऑफ वे हैं टीम बनाने के, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन हाउ मेनी वे कैन वी डू सो। तो इफ द टीम X, अब क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, इज द टीम X एंड Y डिफरेंट फ्रॉम टीम Y एंड X? क्या टीम ऑफ X एंड Y एंड टीम ऑफ Y एंड X दोनों सेम है या डिफरेंट है? सेम है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है, टीम बनाने हैं। तो टीम है, यही पूछ रहा आपसे वो। सो हेयर ऑर्डर इज नॉट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो यही मेजर डिफरेंस है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। इन परम्यूटेशन ऑर्डर इज इंपोर्टेंट। तो परम्यूटेशन में X एंड Y और Y एंड X विल बी डिफरेंट। जैसे बोला था प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, है ना। तो ए बी उस पोजीशन पे है तो वहाँ पहले प्रेसिडेंट बाद, तो वो ऑर्डर इंपोर्टेंट है। टीम है तो यहाँ ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं, तो सिचुएशंस के हिसाब से डिसाइड होगा कि ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है। सो ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं होगा यहाँ पे टीम में। सो इन फैक्ट देयर आर ओनली 3 पॉसिबल वे व्हिच कैन, है ना, in which the team could be constructed. So like team is XY या team is XZ या team is YZ, है ना, because XY and YX are same thing, XZ and YZY ZX are same thing, YZ and ZY are same thing. चलिए, so यही समझा रहा है आपको, देखिए, है ना, ये होता है 3 ही टीम पॉसिबल है, XY YZ ZX, यही 3 पॉसिबल है। So each selection is called combination of 3 different objects taken 2 at a time. तो ये सिलेक्शन है, हम जस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं होगा यहाँ पे। सो वी आर सेलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट, हेयर ऑर्डर इज नॉट इंपोर्टेंट, सिलेक्शन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, इसी को बाद में लिखेगा 3C2, जिसका आंसर 3 आएगा, है ना, इस तरीके से। और आपको पता है, ये बताओ 3C2 और 3C1 ये सेम आएगा या डिफरेंट आएगा?
फॉर्मूला याद करो आप, एक फॉर्मूला था NCR NC(n-r) सेम होता है, तो क्या इस फॉर्मूले से आप रिलेट कर पा रहे हो उसको? ठीक है ना, n की जगह 3 है, r की जगह 2 है, तो n को 3 और r को 2 रखो तो ये सेम ही आएगा आंसर, और दोनों का आंसर 3 आएगा, क्योंकि NC1 हमेशा n आएगा। इसका क्या मतलब हुआ NC1 का मतलब कि आपके पास n ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, यू वांट टू सेलेक्ट जस्ट वन, सो यू हैव n ऑब्जेक्ट्स एंड यू वांट टू सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, so you have n different way to select, like you can choose any one out of n options, so there are n possibilities, तो इसलिए NC1 is n। ठीक है, ओके ना, जैसे मान लो n ऑब्जेक्ट है और तुम्हें 2 ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन लेना है, मान लो n ऑब्जेक्ट है और 2 ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन लेना है, तो यहाँ n चॉइस, यहाँ n-1 चॉइस, सो n इंटू n-1 ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन था, क्योंकि ऑर्डर इंपोर्टेंट है ना यहाँ पे। अगर इसे मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, मान लो कि n ऑब्जेक्ट है, वी वांट टू सेलेक्ट 2 एट अ टाइम, तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस विल बी देयर? क्या आंसर? ये परम्यूटेशन है, n into n-1 is permutation of n object taken 2 at a time, so what is combination of 2 n object taken 2 at a time? तो आपको पता है ना ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं होता है, तो 2 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से, तो बस 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो n into n-1 अपॉन 2 हो जाएगा एक्चुअली, या 2 फैक्टोरियल कर दो, जो कि 2 ही होता है, जो कि, तो यही है NC2 की वैल्यू, आपने चेक किया था, सो NC2 की वैल्यू ये होती है, और NP2 की वैल्यू ये होती है, NP2 है n into n-1, क्योंकि n पॉसिबिलिटी एंड n-1 पॉसिबिलिटी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 2 से डिवाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है, तो आप A B ले लो, B A ले लो, सेम है, तो 2 एक ही बन जाएगा, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, वी आर काउंटिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, है ना, ये काउंट कर रहे हैं। एनीवे यहाँ पे आगे बढ़ता हूं, अब देखो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 12 पर्सन मेट इन अ रूम, ईच शेक्स हैंड विथ ऑल अदर, है ना, 12 लोग एक क्लासरूम में मतलब मिलते हैं और सब लोग एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं, तो कितने डिफरेंट हैंडशेक होंगे? तो जो 12 लोग हैं सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला, खुद से नहीं मिलाएगा ना, खाली वो खुद से नहीं मिला सकता, बाकियों से मिलाएगा, तो आप सोचिए 12 पर्सन्स हैं, कितने डिफरेंट हैंडशेक होंगे? तो एक पर्सन कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 11 लोगों से। 11 लोगों से, फिर दूसरा वाला भी 11 लोगों से, लेकिन हाँ 11 into 12 कर देंगे। नहीं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अगर राम श्याम से हाथ मिला रहा है, एक वो हुआ, और श्याम राम से हाथ मिला रहा है, ये दोनों सेम बात है, डिफरेंट है? हाँ, दे आर सेम और डिफरेंट? सर सेम है। हाँ, तो आपने जो बताया कि 12% 12 into 11 कर देंगे, तो वहां आप क्या कर रहे हैं? राम श्याम से हाथ मिला रहा है, वो एक काउंट कर रहे हैं, और श्याम राम से हाथ मिला वो भी काउंट कर रहा है, 2 बार काउंट कर लिया एक ही चीज को आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 12 into 11 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है, राम श्याम से हाथ मिला रहा है एंड श्याम राम से मिला रहा है, दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन है, तो हालांकि यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 12 लोग है तो 12C2, क्यों भाई? क्योंकि एक हैंडशेक कब होगा? जब 2 लोग मिलके हाथ मिलाएंगे, चाहे राम श्याम से हाथ मिलाए या श्याम राम से मिलाए, वो एक ही काउंट होगा, तो ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है। 12 into 11 क्या होगा? 12P2 हो जाएगा, वो जहां अलग अलग काउंट कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा? 12C2, जिसका आंसर आएगा 12 into 11 upon 2, तो ये आ जाएगा 66। सो वहां टोटल जो उस रूम में 12 लोग हैं एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक जो होंगे वो 66 हैंडशेक होंगे टोटल। एक बंदा 11 लोगों से हाथ मिला रहा है, दूसरा 11 से मिला रहा है, तो 12 लोग हैं, तो आप 12 गुना 11 सोचोगे, लेकिन आपको सोचना ये, अच्छा जब राम ने श्याम से हैंडशेक किए और जब श्याम ने राम से किए तो वो सेम ही रहा, तो अपॉन 2 होता है, उस वजह से 2 फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला आप सीधा याद रख सकते हो कि एक हैंडशेक के लिए 2 पर्सन चाहिए, so you have 12 person, you take 2 at a time, तो number of combination of 12 people taken 2 at a time, क्योंकि one handshake will be in case when 2 person shake hand, so 12C2, so how many different combination of 2 people you can make without order, है ना?
सो ये हो जाएगा 12C2, तो 66 हैंडशेक होंगे। देखिए यहाँ बता रहा होगा, हाउ डू वी डिटर्मिन द नंबर ऑफ हैंडशेक, x shaking hand with y and x will not be different handshake. x y से हैंडशेक कर रहा है और y x से, सो दे आर नॉट डिफरेंट, है ना। तो जब 12 आप सोचोगे अच्छा एक पर्सन 11 लोगों से मिला रहा है, दूसरा भी 11 से, तीसरा भी 11 से, 12 पर्सन भी 11 लोगों से हाथ मिला रहे हैं, तो आपको लगेगा 12 गुने 11, लेकिन है ना, तो वो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज जब राम श्याम से या श्याम राम से सेम थिंग है, एक्स वाई से वाई एक्स से सेम थिंग है, सो डबल आपने काउंट कर लिया था, अपॉन 2 करने पड़ेंगे। सो हेयर ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक, एंड देयर will be as many handshake as there are combination of 12 different things taken 2 at a time. तो 12 लोग हैं, taken 2 at a time, so 2 person will create one handshake. So how many different combination of 2 people you can make? तो 12C2, है ना। NCR is the number of combination of n object taken R at a time. combination का meaning है order important नहीं है, permutation में order important होगा। अगला देखो एग्जाम्पल, 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है जिसपे 7 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास 7 डिफरेंट पॉइंट है उस सर्कल पे, ठीक, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग दिस पेयर ऑफ लाइंस। अब एक दूसरे को ज्वाइन करो आप, तो बताओ कितने कॉर्ड्स बनेंगे, कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे, कॉर्ड बनेंगे। कॉर्ड क्या होता है, एक एंड दूसरा एंड, किसी को किसी से ज्वाइन कर सकते हो आप, तो कितने कॉर्ड्स बनेंगे बताइए। तो आप फिर से सोचोगे कि पहले लाइन को मैं 2 से मैच कर सकता हूं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से, तो 7 ये बना लिया, 2 भी नहीं 6 बनाए होंगे ना, एक खुद से तो नहीं बनाया होगा ना, तो 6 बनाए होंगे ना, 1 ज्वाइन किया होगा 6 अदर से, तो 6 क्रिएट हुआ, दूसरे से भी 6 क्रिएट हुआ, तीसरे से भी 6, चौथे से भी 6, तो 7 लोग हैं, तो 7 × 6 42, आपको लगेगा 42 बने, अपॉन 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 1 को आपने 3 से ज्वाइन किया और जब 3 को 1 से ज्वाइन करोगे तो क्या ये डिफरेंट लाइन बनेंगे, डिफरेंट कॉर्ड बनेंगे या सेम कॉर्ड बनेंगे। आई गेटिंग पॉइंट। 1 को 3 से ज्वाइन करो, 3 को 1 से ज्वाइन करो, जब 1 3 से ज्वाइन हुआ था, जब 3 1 से ज्वाइन हो रहा होगा, तो सेम है डिफरेंट है, सेम है। तो आप दो, हम जो शुरू में काउंट कर रहे हैं, अच्छा एक ने 6 के साथ मिलाया, दूसरे ने 6 के साथ, तो 7 × 6 42, नहीं, उसमें डबल हो गया एक्चुअली, आपने 1 3 और 3 1 को अलग अलग काउंट कर लिया, तो वो परम्यूटेशन हो गया। लेकिन यहाँ ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि 1 3 और 3 1 एक ही लाइन बना रहे हैं, तो मुझे एक बार ही काउंट करना है, तो अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो हालांकि यहाँ पे फॉर्मूला हो गया कि 7C2, तो 7 लाइन है, सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट टेकन, सॉरी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1 3 और 3 1 सेम हो रहा है, तो इस केस में ये आएगा, जिसका फॉर्मूला होता है 7 × 6 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। तो ये 21 डिफरेंट कॉर्ड्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो डिफरेंट 21 कॉर्ड्स बनेंगे इसमें, ठीक है। सो देयर विल बी एज मेनी कॉर्ड्स एज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन R at a time without replacement is NCR. तो यहाँ पे 7C2, तो उससे आ गया, ओके। So now we obtain the formula for the finding the number of combination of n different objects taken R at a time. This is denoted by NCR. और NCR क्या था, NPR को जस्ट आप R फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि R फैक्टोरियल डिफरेंट परम्यूटेशन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो वो मुझे एक ही काउंट करना है, तो उसको डिवाइड कर देना है। ओके, फिर से ध्यान दो, सपोज वी हैव 4 और डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये NCR का फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। NPR जस्ट था n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म थे, यहाँ 2 टर्म है, r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r NCR में, ठीक है। सो r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा है, तो ज्यादा डिवाइड हो रहा है ना।
तो यहाँ पे क्या है, सपोज वी हैव 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए बी सी डी टेकिंग 2 एट अ टाइम, सो इफ वी आर मेकिंग कॉम्बिनेशंस दिस विल बी ए बी, है ना, इस तरह से। तो 4C2 कॉम्बिनेशन ले रहे हो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 4C2, तो 4×3 = 12 6 बनेंगे, डिफरेंट 6 पेयर्स बनेंगे। ए बी सी डी में से आप पेयर बना रहे हो जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ए बी और बी ए सेम रहेगा, तो उसके इसमें 6 पेयर बनेंगे सिर्फ, है ना। ये कहना ना ए बी एंड बी ए आर द सेम कॉम्बिनेशन एज ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो आपको देखना है कहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। जहाँ कर रहा है मैटर तो वहाँ आपको काउंट, वहाँ NP2 लेना पड़ेगा जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो NC2 लो। NP2 वही था n×n-1, और NC2 है n×n-1 अपॉन में 2 है, क्योंकि वो ऑर्डर है ना, और नहीं काउंट करना है। ओके, सो आई होप यू गॉट, है ना। तो यहाँ से कह रहा है कि 4C2 निकालोगे 6 आएगा, ठीक है। और जो परम्यूटेशन है तो वो इंटू 2 फैक्टोरियल, जो 2 ऑब्जेक्ट है उसका अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया तो 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो कहने का मतलब फाइनली यही प्रूव करना चाह रहा है कि इसे ये प्रूव करना चाह रहा है जस्ट कि जो NCR है उसमें R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करोगे तो वो NPR बन जाएगा, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट कर दिया तुमने यहाँ पे। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, इनटू ऑर्डर इंपॉर्टेंट कर दिया। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि वो R ऑब्जेक्ट अब परम्यूटेशन कर रहे हो, आप अरेंज कर रहे हो, देन इट इज NPR एक्चुअली। ओके, तो यही प्रूव करना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखो। सो फाइनली अब ये प्रूव कर देगा फॉर्मूला आपके पास। सो ये देखो, ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया कि NPR इज NCR इंटू R फैक्टोरियल। ओके, सो NPR इज NCR इंटू R फैक्टोरियल, प्रूव करके दिखा रहा है आपको। ये बता रहा है कि एवरी कॉम्बिनेशन कैन बी अरेंज्ड इन R फैक्टोरियल वेज। तो जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगा तो R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट करना है तो R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करो, जो NPR बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट करना है तो R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, तो वही NPR के इक्वल है। ओके, सो ये फॉर्मूला आ गया NCR का। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा था n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल माइनस R, ये फॉर्मूला है। अभी कुछ जो आपसे मैं कैलकुलेट करवा रहा था कि NCN की वैल्यू 1 आएगी, NC0 की भी वैल्यू 1 आएगी। NCN तो 1 आई, NC0 भी 1 है, NC1 n होगा, NCn-1 भी n होगा, NC2 n इंटू n-1 अपॉन 2 होगा, NCn-2 लोगों, ये भी यही आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। चलिए, ये बता रहे हैं यहाँ पे, देखो ये कह रहा है कि NC0 1 होगा, ठीक है। और ये बता रहा है NCn-R और NCR इक्वल होगा, ओपन करके देख लो आप। NCR को ओपन करके दिखा रहा है तो ये इसके ही इक्वल आएगा। NCR और NCn-R इक्वल ही रहेगा। एक और फॉर्मूला जो मैं लिखा था, NCR प्लस NCR-1 n+1CR, तो ये प्रूव कर सकते हैं, थ्योरम्स हैं जिसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे सॉल्व करते समय। सो NCR प्लस NCR-1 n+1CR, ये प्रूव करके दिखाया आपको फॉर्मूला से, तो प्रूव आप भी कर सकते हो, इजी है, और नहीं तो पूछो डाउट। अब एक रिजल्ट दिखा देता हूँ, उस पर क्वेश्चंस करूंगा। देखो रिजल्ट ये है कि जैसे कहीं ऐसा होगा NC लेट से A इज इक्वल टू NCB, सो क्या हो सकता है बताओ। तो AB में क्या रिलेशन रहेगा, NCA इज इक्वल टू NCB, तो AB में क्या रिलेशन होगा, बताइए जी। मैं पूछ रहा हूँ AB में क्या रिलेशन रहेगा, ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से।
ए एंड बी में क्या रिलेशन होगा? सर A equals to B. यस, और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? ए इज इक्वल टू बी एक पॉसिबिलिटी, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? अभी आपने फॉर्मूला देखा था ना, एनसीआर किसके इक्वल आता है? अरे एनसीएन माइनस आर। तो इसको लगाओ और बताओ ए में क्या रिलेशन होगा, इस फॉर्मूले को लगाओ और बताओ ए में क्या रिलेशन रहेगा। तो यहां से एन सी ए किसके इक्वल हो सकता है? एन सी एन माइनस ए के भी इक्वल हो सकता है। तो या तो ए भी इक्वल रहेगा, ये तो बहुत ट्रिवियल हो गया कि सिंपली है ना, एन सी ए बराबर एन सी ए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। तो बी के जगह ए आ सकता है यहाँ से, ठीक है। दूसरा है एन सी ए बराबर एन सी एन माइनस ए, तो बी के जगह एन माइनस ए भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि बी इज इक्वल टू एन माइनस ए, जो कि रिड्यूस हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल, मतलब यही हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए और बी इक्वल होंगे या ए प्लस बी एन होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है इफ NC8 बराबर NC9 देन मुझे बताओ n की वैल्यू क्या है। अब अप्लाई करके बताओ मुझे। ये थ्योरम अप्लाई करो, ये थ्योरम लिखा है मैंने, इस थ्योरम को आप अप्लाई करो और बताओ। कितना होगा n की वैल्यू? NC8 बराबर NC9, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? सर 8 अरे NC8 बराबर NC9, तो n क्या होगा? 8 + 9। हाँ, तो यहाँ लगाओ ना दिमाग। 8 9 इक्वल है क्या? 8 और 9 इक्वल है? यस। अरे मतलब 8 और 9 इक्वल है, या तो ए भी इक्वल होगा, या इक्वल नहीं है तो ए प्लस बी एन होगा, कोई एक होगा इसमें से। तो या तो 8 इक्वल टू 9 होगा या 8 + 9 n होगा। तो 8 9 इक्वल होता है क्या? 8 9 की सेम वैल्यू है, तो इसका मतलब है 8 + 9 होगा फिर 17। तो 17C8 बराबर 17C9 होगा, ठीक है। तो n 17 होगा एक्चुअली, और कोई और नहीं हो सकता। 17C8 और 17C9 हमेशा इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 17C8 को लिख सकते हो 17 - 8, है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो उस फॉर्मूले से। तो मतलब ये जो 9 है n - 8 के इक्वल हो जाएगा, या a + b बराबर n है ना, बोला ना हमने, या तो a भी इक्वल होगा, तो 8 और 9 इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि a + b n हो सकता है, सो 8 + 9 n हो सकता है। तो ये हो गया। देखो यही क्वेश्चन यहाँ भी है जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा था। तो यहाँ पूछा है आपसे कि NC8 बराबर NC9, तो NC17 बताओ। तो पहले n निकाल लिया आपने, तो यहाँ से n आपका, देखो इसने सॉल्व किया प्रॉपर, मैंने थ्योरम बता दिया। सो n बराबर 9 + 8 17। अब ये चाहिए, तो 17C17 कितना आएगा जी? 17C17। NCN किसके इक्वल आता है? सब भूल गए आप लोग, अभी तो बताया। 17C17 क्या होगा? सर 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल एंड 17 - 4 फैक्टोरियल। हाँ, तो बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा? So 1/16 फैक्टोरियल। कैसे तुम लोग सॉल्व कर रहे हो भाई? इसका फॉर्मूला क्या है? 17 फैक्टोरियल एंड 17 - 17। तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो 1/0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो 1, तो फिर 1/1 कितना हो गया? 1। तुम्हें एनसीआर का फॉर्मूला ही याद नहीं है? देखो फिर से, एनसीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल
आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब तक लिख के नहीं देखोगे समझ नहीं आएगा, तो इसलिए कह रहा हूं मैं एन सी एन की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी तुम करके देखो तो समझ आएगा। एन सी एन फाइंड करो इस फॉर्मूले से। सो एन फैक्टोरियल आर की जगह एन आ गया ना यहाँ पे, फिर एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो न्यूमरेटर में एन फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल हो गया, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 आ गया। सो 17 C17 उसी लॉजिक से 1 आएगा, ठीक है। अब ये सब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करने चाहिए, तो क्योंकि अभी ना क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो टाइम तो अरे टाइम ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है वो। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम क्वेश्चंस करते हैं, अभी सिर्फ थ्योरी किया है, लेकिन 9 बजे दूसरी क्लास भी थी। सो चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, वो लेट हो गया आज।